नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चा। तो जिस तरीके से बच्चा मैं आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकर आया था, उसी तरीके से बच्चा आज मैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस में आपके लेकर आया हूं बच्चा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। थोड़ा 2 मिनट ना बच्चा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार ये जो मैं समझाना चाहता हूं, अब यहां पे एक बात समझना। जैसे बच्चा आप सब जानते हो, आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। मेरी बात जरा समझना बच्चा, मैं क्या समझाना चाहता हूं। जैसे अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, मैं अपने जो यहां पे आपके सामने वीडियो में जो आपको नोट्स दिख रहे हैं बच्चा, इसके अकॉर्डिंग बताता हूं। यूनिट 1 मेरी इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर है बच्चा। इंडिया पाकिस्तान चाइना जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्टडी है, ठीक है ना, नेबर कंट्रीज का, वो 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये इंडिया पाकिस्तान चाइना बेटा जी अकेला चैप्टर 8 नंबर की वेटेज रखता है। और सेकंड यूनिट बच्चा जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की, हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, और हम बात करेंगे एनवायरमेंट की। ये चार चैप्टर बच्चा 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आप खुद सोचो बच्चा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आप सोचो आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। होता क्या, बच्चा स्टार्टिंग ये शुरू करता है, बच्चा पहला चैप्टर पढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वो 5 ईयर प्लान पढ़ेगा, लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेगा, एलपीजी तक पढ़ेगा। और एलपीजी तक आते आते वो मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका मन मर जाता है, वो इंडियन इकोनॉमी से बोर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए बच्चा। सबसे पहले आप पढ़ो इंडिया पाकिस्तान चाइना कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस जो है बच्चा, ये 8 नंबर की वेटेज रखता है। फिर आप पढ़ो बच्चा ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, ये 4 चैप्टर 20 नंबर की वेटेज रखते हैं। और फिर आप पढ़ो चैप्टर नंबर 1 जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह है, जो हमारा एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो एंड में पढ़ो बच्चा। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चा जहां आप देख रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां मैं आपको क्वेश्चंस बच्चों आपकी यूनिट वाइज बताऊंगा। तो आइए बच्चा शुरू करते हैं। देखना क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चा पहले इंडिया पाकिस्तान चाइना की, आपको ये कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। कम्यून सिस्टम क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था, आपको पता होना चाहिए। कम्यून सिस्टम क्या है बच्चा, कम्यून सिस्टम जिसमें पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट द लैंड, सब एक साथ खेती करेंगे, पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट द लैंड, ठीक है ना। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये आपको पता होना चाहिए, चाइना का है बच्चा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन 1958 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ये क्या है, जिसमें स्टूडेंट एंड वर्कर्स सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, काम करके सीखो। दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द माओ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ड्यूअल प्राइसिंग क्या है बच्चा, ड्यूअल प्राइसिंग के बारे में चाइना ने अपने रिफॉर्म प्रोसेस में ड्यूअल प्राइसिंग किया था। वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द चाइना, कि चाइना के द्वारा जो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी, लिबर्टी इंडिकेटर्स, तो ये कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए बच्चा। हम बात करें यूनिट 1 इंडिया पाकिस्तान चाइना का जो चैप्टर है बच्चा, पहले आप ये टॉपिक समझ लो। कम्यून सिस्टम क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ड्यूअल प्राइसिंग, वन चाइल्ड पॉलिसी, लिबर्टी इंडिकेटर्स, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं बताऊं एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, China's rapid industrial growth can be traced back
ट्विस्ट रिफॉर्म इन 1978। आपको पता होगा बच्चा, चाइना ने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था 1978 में इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। चाइना इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 2 फेजेस इन 1978। तो यहां पे वही फेजेस बताने, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन द प्री रिफॉर्म पीरियड एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। कि प्री रिफॉर्म पीरियड क्या है, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन चाइना। कि चाइना का प्री रिफॉर्म मतलब 1978 से पहले चाइना की कंडीशन कैसी थी और 1978 के बाद चाइना का रिफॉर्म पीरियड कैसे हुआ, ठीक है ना। ये बात पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये आसान है, similar development strategies have India and Pakistan followed for their respective development path। कि similarities बतानी है, इंडिया पाकिस्तान के द्वारा अपनाई गई similarities in their development path। जैसे आपको पता होगा, both India and Pakistan introduced a 5-year plan, both India Pakistan introduced the green revolution, both India Pakistan introduced the economic reform, both India Pakistan adopted the mixed economy model। ये सिमिलैरिटीज बिल्कुल टफ नहीं है बच्चों, मैं साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अगला 5वां क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट बहुत धीरे थी, जो पॉवर्टी दोबारा आ गई पाकिस्तान में, क्या कारण था। आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पूरी तरीके से डिपेंड था दूसरे कंट्रीज के ऊपर फॉर द फॉरेन करेंसीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए बच्चा जी। अब आते हैं केस स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। देखो इन्हीं टॉपिक के ऊपर, ये जो हमने टॉपिक बताए ना मैंने बच्चा सॉरी बेटा, इन्हीं टॉपिक के ऊपर ये कुछ केस स्टडीज है बच्चा जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन है बच्चों। इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर एक केस स्टडी है कि चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू द अरेस्ट इन द पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन अरेस्ट हो गई, कम हो गई, मतलब कंट्रोल हो गई, कपल्ड विद स्क्यूड सेक्स रेशियो। और जो सेक्स रेशियो था वो भी कम हो गया। सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स है, और जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये केस स्टडी आपको पढ़नी है बच्चा, समझनी है। वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चा। अब ये एक अलग क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं बेटा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा, कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। कि आपको बताना है कि एनुअल ग्रोथ बता रखी है। पहले इंडिया की ग्रोथ 5.7 थी और चाइना वॉज इंजॉइंग इन द डबल डिजिट, और चाइना डबल डिजिट में था। पर अब देखा जाए इंडिया की ग्रोथ बढ़ गई है धीरे धीरे, एक कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई है। तो ये आपको एनालाइज करके बताना है पॉइंट्स में, पैराग्राफ में कभी आंसर मत लिखिएगा, पॉइंट्स में, ठीक है ना। छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनाएंगे ऐसे और पॉइंट्स में आंसर करेंगे, ठीक है बच्चा, पॉइंट्स में आंसर करेंगे। आती बात समझ में। और इनके रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चा, आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर आपको कहूंगा इंडिया पाकिस्तान चाइना पढ़ने के लिए रेफर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। सर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोर हो जाते हैं हम, एनसीईआरटी पढ़ते समय हमें आलस आता है, मतलब बहुत बोरियत हो जाती है। अच्छा एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आलस आता है तो इकोनॉमिक्स मित्रा का जो चैनल है बेटा जी, ठीक है, सर अपना प्रमोशन कर रहे हो, हाँ जी, इकोनॉमिक्स मित्रा का जो चैनल है, चैनल पे जाकर वीडियो में जाकर बच्चा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं इसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स दे दूंगा बच्चा। अगर आपको दिक्कत है मैं आपको इसके इंडिया पाकिस्तान चाइना के पूरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बच्चा, पर आपको कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके बताना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करनी चाहिए।
अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया बच्चों, मैंने आपको कहा था वो जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैंने कहा था 200 लाइक होने चाहिए, पर चलिए आपने मेरी बात नहीं मानी, उसे लाइक नहीं किया, हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आई हो, पर चलिए कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है बच्चा। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है इनमें से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पैटर्न समझो बच्चों, आप पैटर्न समझ लो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना के, ठीक है ना। ये देखो यहां पे क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये पॉपुलेशन दे रखी है, इंडिया की पॉपुलेशन ये थी, चाइना की पॉपुलेशन ये थी, और पाकिस्तान की पहले कितनी कम थी, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, देखो कि 1.2% पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी, ये 0.5, ये 2.1, और सेक्स रेशियो के बारे में दे रखा है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होगे बच्चा, आपको रटने की जरूरत नहीं है डाटा, क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होगा, और क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये कहता है कमेंट अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग 3 कंट्रीज, कि तीनों कंट्री में आप बताओ किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, किसकी कम है, और क्या वजह है। देखो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है, आप बता सकते हो इट इज बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन चाइना, जो वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है ना, बता सकते हो। सेक्स रेशियो के बारे में बता रहा है कि सबसे सेक्स रेशियो कम किसका है, और सेक्स रेशियो देखा जाए तीनों कंट्री का ऑलमोस्ट सेम ही है। वजह क्या है ये आपको पता होगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा बच्चा, एनसीईआरटी पढ़ो, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो मेरे नोट्स पढ़ो, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, क्या कहता है, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट in an economy, liberty indicator should be considered along with other socio-economic parameter। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिबर्टी इंडिकेटर। देखो मैंने यहाँ पे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है बच्चों, डाटाबेस क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्लेन सम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, ये आपको डाटा गिवन करेगा, डाटा गिवन होगे, रटने की जरूरत नहीं है, डाटा आपको गिवन होगे, बस आपको रीजंस पता होने चाहिए कि चाइना में अगर ये चीज ज्यादा थी तो क्यों ज्यादा थी, अगर चाइना में ये चीज कम थी तो क्यों कम थी, ये रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है ना बच्चा। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है इंडिया पाकिस्तान चाइना चैप्टर से रिलेटेड। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब हुआ, 1949 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडिया इंट्रोड्यूस द 5 ईयर प्लान 1951, चाइना 1953, पाकिस्तान 1956। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडिया इंट्रोड्यूस 1991, चाइना 1978, पाकिस्तान 1988। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन 1965, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979। आते बच्चा बात समझ में, ठीक है, ओके। तो आइए बच्चा बात करते हैं अब यूनिट 2 की, ठीक है ना। तो आपको यूनिट 1 में ये इंडिया पाकिस्तान चाइना 8 नंबर की वेटेज रखता है बच्चा, और आपको इतना इसमें पढ़ना है, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद उसके वेटेड जो क्वेश्चंस है इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। और ये ऐसे बच्चा, ये जो आपको टेबल में क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना, मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चा। इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आती है बच्चा मेरी यूनिट 2। यूनिट 2 क्या कहती है, जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको बच्चा 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत आसान है बच्चों। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है जी, रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है। ये 4 चैप्टर 20 नंबर की वेटेज रखता है बच्चा। अब आप सोचो ना, पहले ये पढ़ना ज्यादा सही रहेगा यार, ये 4 चैप्टर पढ़ो 20 नंबर पक्के, और बहुत आसान चैप्टर है ये। देखो इधर, पहले यहां पे मैंने कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन बता रखे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चैप्टर में से है। देखो ये दोनों चैप्टर तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एम्प्लॉयमेंट से है ना।
फॉर्मल सेक्टर आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उनको फॉर्मल वर्कर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मेरे हो गया बच्चा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से, कैजुअल वर्कर, रेगुलर वर्कर, ये दोनों टॉपिक हो गए मेरे रूरल डेवलपमेंट में से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है बच्चा जी, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ डिफरेंस आपने पढ़ हुई है। अब मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बताता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन घूमेगा, केस स्टडी अगर बनेगी तो इसी के ऊपर बनेगी। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, कि अगर मैं स्किल्ड और एक्सपर्टीज पर्सन के स्टॉक को बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल दी जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपर्टीज नॉलेज दी जाए। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, expenditure on health, expenditure on the job training, expenditure on the migration, expenditure on the information। इसको मस्ट बेटा याद कर लो, इसको मस्ट वर्ड, इसको याद कर लो बेटा। आती है बात समझ में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन जाते हैं। एक हमसे पूछ लेता है डिस्कस द नीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? डिस्कस द नीड ऑफ प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, कि अगर इंडिया में वुमेन एजुकेटेड होगी तो इसके बेनिफिट्स क्या है वो बताओ, जरूरत क्या है। डिस्कस द नीड ऑफ प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है बच्चा। आगे अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन कर लो। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट है बच्चों, कंप्लीट। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स of government intervention in education and health sector, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और देखो जहां मैंने लिख दिया एनसीईआरटी तो ये बन जाता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी ह्यूमन कैपिटल में। अभिषेक वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म। To get a higher position and income, he attended a few job training session। अब ये वही है बच्चों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला पॉइंट है ये। आपको बस अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज करके एक्सप्लेन कीजिएगा। ये नहीं रट्टाफिकेशन करके बस पेरना शुरू कर दिया। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है उस लैंग्वेज में जवाब दीजिए, ठीक है ना बच्चा। ये 16th क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एक्सप्लेन। अब आपको पता है यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे स्किल होगी, एक्सपर्टीज, नॉलेज होगी तो वो न्यू आइडियाज को अडॉप्ट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे मदद करता है। यहां पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कुल मिला के, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक ये क्वेश्चन बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते। ये मुझे पता नहीं क्यों लगा है इस बार बोर्ड में आपको ये दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, मैंने नहीं बनाया पेपर। एजुकेशन कमीशन 1964-1966 के बीच में एक एजुकेशन कमीशन था बच्चा, जो जिसने रिकमेंडेड दैट एट लीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। ये सब बात पता होनी चाहिए। हाउ फार इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव द सेड गोल, क्या इंडिया इस चीज को अचीव करने में कामयाब हुई, और अगर कामयाब नहीं हुई तो व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन है कि वो कामयाब नहीं हुई इंडिया, ठीक है बच्चा। तो ये आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस है, और ये उसकी कुछ केस स्टडी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा बच्चों, देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो और भी बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, पता नहीं हर टीचर आके बना रहा है, लेकिन विद द केस स्टडी ये आपको बहुत लिमिटेड जगह दिखेगी बच्चा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चा तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, ठीक है, जिसका बेनिफिट हो जाए इससे।
अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट। पर ये शॉर्ट नोट्स पता होने चाहिए। नबार्ड, नबार्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच वाज सेट अप इन 1982। 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजें। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, रूरल डेवलपमेंट में से ना बस आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखे ना मैंने, ये कर दो बच्चों। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। रूरल डेवलपमेंट एक बड़ा चैप्टर है, पर मैं बता रहा हूं इसमें कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है बच्चों। आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड ऑल द प्रोसेस, जिसमें ये क्या था, उगाने से लेकर बेचने तक के बीच का जो भी प्रोसेस है, मतलब हार्वेस्टिंग से लेकर जब तक वो बिक नहीं जाता, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। और कहता है एक्सप्लेन द स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केट सिस्टम, कि मार्केट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। Why is agriculture diversification is essential for sustainable livelihood? कि ये भी बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल for sustainable livelihood. Why? Because as we know that agriculture is a risky occupation. In agriculture, farmer has to face many uncertainties such as uncertainty of the market, uncertainty of the weather, etc. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों एसेंशियल है ये सब बताओगे। डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके के होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। जो आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप ही को कहते हैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाला पॉइंट मांग के चलो, इसको आप एक तरीके से, आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का है ये अच्छा है। क्या है बच्चा, ध्यान से बच्चों, एक्सप्लेन सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, एक्सप्लेन सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो बताइए। और एक्सप्लेन सम ऑल्टरनेट चैनल, अब ये पता होना चाहिए ऑल्टरनेट चैनल, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अपनी मंडी, रायथू बाजार। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा हादसपर मंडी, उजावर सैंडीज, ये सब चीजें मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है, ठीक है बच्चा। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो भाई। आप मैसेज करते नहीं हो, वीडियो देखते बहुत सारे बच्चे हैं, ना बच्चा लाइक करता है, ना कमेंट करता है, ना बताता है कुछ। थोड़ा सा यार डिमोटिवेशन मिलती है बस मुझे, और कोई बात नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्मिंग, ये वही आ गया बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता होना चाहिए, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, डेयरिंग के बारे में। हॉर्टिकल्चर में आपको पता है गोल्डन रेवोल्यूशन था। एनिमल हस्बेंड्री को लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना। ये 20 नंबर की वेटेज भी तो रखा है बच्चा, ये पूरी यूनिट। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे नुकसान, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। कमेंट,
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में, आईटी सेक्टर क्या मदद कर रहा है वो बताइए, ठीक है ना। ये मत छोड़ना बच्चों, मत छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर आप चाहते हो आपके 80 में से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बता दिए मैंने और इंडियन इकोनॉमी के बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो आपके 80 में से 70 प्लस आए तो इन क्वेश्चनों को करके जाना। अगर आप 80 में से 70 प्लस चाहते हो, 70 प्लस अगर आप चाहते हो 80 में से, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस है बच्चों, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो के मिलाकर, ये करके जाओ, इनके क्वेश्चंस लिख लो, इनके आंसर्स लिख लो और फिर बस बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बस, ठीक है ना, पक्का बता रहा हूं बच्चों। अब ये एम्प्लॉयमेंट वाला मैं आपको बता दूं, इसमें केस स्टडी आनी है बच्चों, इसको जितना मर्जी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, केस स्टडीज में पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना, कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं, रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो यस, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर्मल वर्कर को लेबर लॉज मिलते हैं, ठीक है, इनका फ्यूचर सिक्योर रहता है और इनफॉर्मल वर्कर्स का नहीं होता, दैट्स व्हाई। 27 क्वेश्चन क्या क्या है, कैजुअल वेज वर्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, डिफेंड और रिफ्यूट, बताइए, मैं तो डिफेंड करूंगा, आंसर आप देखिए। 28 क्वेश्चन, इन रिसेंट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा करूंगा। वैसे इसमें टेबल या डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें टेबल या डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स, ऐसे ना बहुत सारे बंदे खड़े थे, जरा सुनो ध्यान से, ऐसे बहुत सारे बंदे खड़े थे बच्चा, और सबने ना कोट पैंट पहना हुआ था, सबने कोट पहना हुआ था, ठीक है, पर सारे बेरोजगार थे। तो बताओ कौन सी बेरोजगारी दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट which is found in the urban areas, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया which is found in the urban areas। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक जमीन का टुकड़ा है बच्चों, ये जमीन है और यहाँ पे बहुत सा एक ही जमीन पे कम से कम 50 लेबर काम कर रहे हैं, एक ही जमीन पे 50 लेबर, बताओ कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं, डिसगाइज विच इज फाउंड इन द रूरल एरियाज, और इसको हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट विच इज फाउंड इन द अर्बन एरियाज। तो ऐसे क्वेश्चन डायग्राम वगैरह भी पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर तो ऐसा है जिसमें बस आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो कि कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, रेगुलर वर्कर क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, कैजुअलाइजेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस, और क्वेश्चन तो आप कर दोगे, इसका टफ क्वेश्चन नहीं आता। In recent time, the Indian economy has experienced the problem of casualization of workforce। अब casualization क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसका डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा बच्चों, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर हो गया और सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्चरी सेक्टर हो गया, इन सब के बारे में आपको पता है, ठीक है ना, ये डाटा दे रखे, ये डाटा आप एनालाइज करके बताओगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चा। तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, बिल्कुल आसान है बच्चों। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आने हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड और पैराग्राफ बेस्ड, डायग्राम और पैरा बेस्ड क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, डायग्राम या पैरा बेस्ड। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे आपके लिए लिखे हुए हैं बच्चों, ध्यान से देखना। और ये जो मैं जिनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं बता दूं, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं। और मैंने बताया है आपको भैया, जो पेपर आता है ना वो प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर दिए जाते हैं उनमें से ही आता है, ठीक है ना। ये देखो क्या है, रिसेंटली इंडियंस
have drifted away from the traditional knowledge and practices and cause large scale damage to the environment. कि आज के टाइम पे ना लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी, ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वो कम कर दी है, उससे शिफ्ट हो चुके हैं और एनवायरमेंट को डैमेज करे क्योंकि नई नई टेक्निकों अपना रहे हैं. एक्सप्लेन हाउ अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे दोबारा शिफ्ट हो जाओ, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो उसको छोड़ दो, ठीक है, जमीनों की फर्टिलिटी बनी रहेगी, प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना. ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आंसर लिखो भाई, ढूंढो आंसर लिखो, मिलेगा आपको, ठीक है ना, और इसी को पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ. 32 क्वेश्चन. इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन, कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है पर रीजनरेशन कम है, तो इसमें पता है क्या होगा, एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जब कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एनवायरमेंट के जो बेसिक फंक्शंस है बच्चों, बेसिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. तो यहां पे बेसिक फंक्शंस को बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या होना है, ठीक है. क्वेश्चन समझ लो, आसान है. क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है बच्चा, explain some of the factors contribute to the environmental crisis in India. और कैसे, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है और कैसे एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है, ठीक है ना. अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे. एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये अब क्वेश्चन 36, सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अकाउंट फॉर द करंट एनवायरमेंटल क्राइसिस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन क्वेश्चनों को कर जाओ, आपका एनवायरमेंट वाला चैप्टर भी खत्म और आपके 20 नंबर बढ़िया तरीके से पक्के हो जाएंगे. पर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद कर लो और इसके टॉपिक समझ लो क्या क्या है बच्चों. यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ. पर प्रैक्टिस रट्टाफिकेशन नहीं कह रहा मैं, समझ कर, इन्हीं क्वेश्चंस को समझ कर, इसके आंसर्स को समझ कर जाओ, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे. आते बच्चा बात समझ में, ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. आइए बच्चा, अब आती है, और मैंने यहां पे बता रखा मस्ट प्रैक्टिस द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. अब यूनिट 3 और आखिरी बच्चों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. इसमें घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी जो यूनिट 12 नंबर की वेटेज रखता है, इसमें कुछ मैंने बेसिक आपको बताया हुआ है. ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. टॉपिक, व्हाट इज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, लैंड सीविंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या है, WTO के बारे में पता होना चाहिए, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी के हैं. critically appraise some of the shortfall of the industrial policy pursued by the British colonial administration. आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताने कि ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ा. तो आपको पता है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो इसमें एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर 2 मोटिव्स. पहला मोटिव क्या था, टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, to get the raw material from India at cheap rate which could be used in the modern industries of Britain. याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाएगा, ये सब पता होने चाहिए. डायरेक्ट नहीं आएगा, घुमा के आएगा, पर आसान आता है, ये घूमता ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन ऑफ. लेकिन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन क्या है, इक्विटी क्या है. क्वेश्चन नंबर 40, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. सब्सिडीज एनकरेज फार्मर टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी बट दे आर द ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस. डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी के फायदे बताने, फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में गवर्नमेंट सेक्टर की क्या भूमिका है वो बताओ. एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. डायरेक्ट क्वेश्चंस है
बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्ट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में दिक्कत होती है? तो आप कहोगे नो, क्योंकि इसका लॉन्ग रन इंपैक्ट आपको बताना है, शॉर्ट रन इंपैक्ट मत बताना बच्चों, शॉर्ट रन इंपैक्ट मत बताना, लॉन्ग रन बताना। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नो, ठीक है ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए, डू यू थिंक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नवरत्ना पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज इन इंडिया? ठीक है, कि जो नवरत्ना की पॉलिसी थी, नवरत्ना जो भारत की 9 पीएसयूज थे, क्या इसके बाकी पीएसयूज की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इंप्रूव हुई तो कैसे, वो बताइए। व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअर इन द रिफॉर्म पीरियड? कि जो रिफॉर्म पीरियड था एलपीजी का फायदा सर्विस सेक्टर को हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने परफॉर्म पुअर, व्हाई बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द राइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। ये नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं एलपीजी के, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। और ये कुछ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। डिफाइन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या था, जिसमें आपको पता है आरबीआई की भूमिका चेंज हो गई थी। बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई वर्क एज अ रेगुलेटर, आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई वर्क एज अ फैसिलिटेटर, पता होना चाहिए। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर के बारे में, कि इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ये सब पता होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, कि जो सर्विस सेक्टर कामयाब हुआ था एलपीजी की वजह से, वो क्या किस वजह से हुआ वो बताइए। आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बहुत आसान टॉपिक बच्चों। तो ये 50 क्वेश्चंस अगर आप कवर करते हो तो ये 50 क्वेश्चन कवर करके आपकी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाती है बच्चों, ठीक है। समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं फिर कहूंगा बच्चों, लास्ट टाइम है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। या तो जान लगा दो या जाने दो, चॉइस आपकी है बेटा, चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। बस मैं ये कहूंगा, जिस दिन एग्जाम देकर आप आओ तो आप प्लीज ये मत कहना कि काश मैंने ये पढ़ लिया होता, काश मैंने वो पढ़ लिया होता। काश का समय नहीं है बच्चा, ठीक है। आपकी मेहनत है, आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो, अपना मतलब इतनी मेहनत करो कि आप इन फ्यूचर कह सको कि मैंने 12th में ऐसी मेहनत की थी, मैंने इतना पढ़ा था, मैंने ये नंबर जो मर्जी आए, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए बच्चा। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, आपके एग्जाम से पहले पहले बहुत सारी वीडियोस यहां पे आने वाली है बच्चा, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बिना लाइक करे चले जाओगे तो आपका अपना नुकसान है बच्चा। मैं तो बच्चों को वीडियो लेके आऊंगा और बच्चों में नोटिफिकेशन भी पहुंचेगी, ठीक है बच्चा। तो आप भी मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूं अच्छा लगे, मजाक करो, अच्छा लगता है सपोर्ट कीजिए, नहीं लगता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्दी दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।